नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डिफेंस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिफेंस टॉक में बात करेंगे उस मिसाइल की जिसे भारत ने बनाया है और भारत की ताकत दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज हम आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके से वॉर चल रही है और उसको लेकर सभी की सेनाएं कितनी मजबूत हो रही हैं और भारत भी इसी कड़ी में काम कर रहा है और भारत की तरफ से या तो मिसाइल और अन्य हथियार खरीदे जा रहे हैं या फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत उसे बनाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात फटाफट से आपकी करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुलाकात करवाते हैं सबसे पहले आपके कर्नल टीपी त्यागी जी से, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप हमारे साथ आए, श्रेष्ठ भारत पर जुड़े। कैप्टन अनिल गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीपी त्यागी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एयर डिफेंस मिसाइल कितनी जरूरी है आज के समय में, और वो भी जब भारत बना ले तो दुनिया उसकी तारीफ तो करती ही है, लेकिन अगर मैं खास तौर पर समर की बात करूं तो सबसे पहले बताइएगा कि भारत की कितनी बड़ी उपलब्धता है, फिर अन्य एयर डिफेंस जो मिसाइल हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, समर मिसाइल जो है एक्चुअली में दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल जी फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ये भारत का आयरन डोम है और मजे की बात यह है कि ये इजराइल के आयरन डोम की कोई महंगा नहीं है और ये सस्ता भी नहीं, बल्कि ये थ्रो अवे प्राइस पे है। यानी कि नींद लगे ना फिटकरी, एकदम चोखा ही चोखा। स्थिति ये है कि हिंदुस्तान के पास रशिया की एयर टू एयर मिसाइल मौजूद थी, ग्रेट नंबर में मौजूद थी, बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद थी और वो इस स्थिति में पहुंच गई थी कि अब हमें उनको डिस्कार्ड करना था या उनको नष्ट करना था। लेकिन उन एयर टू एयर मिसाइल को भारत ने मॉडिफाई किया और एयर टू एयर मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल में मॉडिफाई किया। तो पहली बात तो ये कि ये सस्ती, दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल, और तीसरी बात ये कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर जहां हमको सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे ये एयर डिफेंस का काम करेंगे। ये किसी भी लो एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को या अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स को या एयरक्राफ्ट को जो कम ऊंचाई पे उड़ रहा है और जिसकी स्पीड 2.5 मैक के समर 1 और समर 2 दो मिसाइल हैं, एक की क्षमता 2.5 मैक, दूसरे की 4.5 मैक, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना या 4.5 गुना ज्यादा, यानी कि उतनी रफ्तार तक के किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लेवल पर फ्रंट लाइन में ध्वस्त करने की क्षमता इस समर 1 और समर 2 में होगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरी बात ये कि इसको दोनों मोड में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सिंगल मोड में भी और सेल्वो मोड में भी, यानी एक एक करके भी और दो दो तीन तीन करके भी, दैट इज कॉल्ड सेल्वो मोड। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो मिली ऐसे है कि नींद लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, यानी कि इसमें खर्चा भी नहीं हुआ, काम भी पूरा हो गया और ये हमारी मदद भी करेगी पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ। तो दिस इज ए वेरी पोटेंट आयरन डोम ऑफ इंडिया एट थ्रो अवे प्राइस। बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी सर, और ऐसा नहीं है कि हमने इसको इतनी जल्दी से कर लिया। आत्मनिर्भर भारत का जब नारा दिया गया था तब हमने देखा था कितनी बातें हुई थी। अनिल गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे हम रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्धि तो ये है ही, लेकिन क्या रशिया जैसी मिसाइलें, अमेरिका जैसी मिसाइलें भी हम बना पाएंगे? क्योंकि ये तो बड़ी उपलब्धि है ही, और कई मिसाइलों का जब मैं जिक्र करूं तो ऐसी मिसाइल हैं जिसका भारत ने सफल परीक्षण भी किया है। तो क्या आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि ऐसे ही भारत मजबूत होगा? हर्ष जी, ऐसा है
कि आपको सामने एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत में ही विकसित हुई है, और वो दुनिया में उसके जैसी क्रूज मिसाइल आज तक बनी नहीं है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और उसका जो अभी उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, जी और जल्द ही वो हाइपरसोनिक भी हो जाएगी। और भारत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। ब्रह्मोस आपको पता है कि रशियन कोलैबोरेशन के साथ है, तो जो हाइपरसोनिक बन रही है उसके अंदर रशियन कोलैबोरेशन नहीं है, वो भारत की अपनी है। क्योंकि रशिया अपनी जो टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की वो नहीं देना चाहता भारत। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने ये देखा जो भारत के अंदर अभी एक अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो सारी सीरीज है मिसाइल्स की, ये सारी की सारी भारत में विकसित हुई है। ये कोई बाहर से नहीं आई है। ये हमारे डीआरडीओ ने, और जब हमारे जो पूर्व हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब, जी जब वो जी उधर के इंचार्ज थे और मिसाइल कहते हैं फादर ऑफ मिसाइल अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने ही ये सारी विकसित की है। और अब भारत के पास जो है मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लॉन्ग एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सारी है। अब ये जो एयर डिफेंस के सिस्टम में है उसके लिए बड़ी जरूरत है। उसके अंदर हमने जो है हम अपने विकसित करके, और अभी आपको पता है हाल ही में जी भारत ने एक सबसे जो एक यूनिक चीज करके दिखाई है कि एक ही लॉन्चर से 4 टारगेट इमीडिएटली एंगेज किए हैं, सेपरेट टारगेट्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट टाइम। तो जी इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतना कुछ है। सिर्फ ये था कि अभी तक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, दिक्कत जो आ रही थी वो ये थी कि हमने जो 70 साल से पीएसयू पाले हुए थे, जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पाली हुई थी, उनके अंदर बजाय इससे ये चीजें बनाने के, वो एक ऐसे बन गए थे लोग वहां पे कि काम करके राजी कोई नहीं था। और काम बिल्कुल सब चाहते तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट नौकरी ना निकाल सकते ना कुछ। अब जो इन्होंने इसको कॉर्पोराइज किया है, जी उससे कॉर्पोराइजेशन से क्या हो गया, एक तो सेंस ऑफ सबको पता लगे कि भाई काम करना है, नहीं तो नहीं। दूसरा, ये जो सेक्टर है ये प्राइवेट सेक्टर को जो ओपन कर दिया, क्योंकि अभी तक क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन नहीं था। बिल्कुल 2014 के बाद में स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी और सारा जो आर्मामेंट है, डिफेंस जो है, मैं कहूँगा वो सारे का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन कर दिया। अब जी उससे हुआ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी कोलैबोरेशन वगैरह करके, और सारा ये आप देखिए ड्रोन से लेकर आपका जो हमारा इवन ये चंद्रयान मिशन है, जी ये जी सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हो रहा है। हम्म, और दुनिया में जो आगे बढ़ने का तरीका ये है, देखिए अमेरिका का जो है वो सारा प्राइवेट सेक्टर है, चाहे बोइंग ले लिए, रेथॉन ले लीजिए, ये जी सारे जो है ये दे आर प्राइवेट एंटिटीज, और वो कॉर्पोरेट अपने फायदे के लिए करती है। वही हाल है अब हिंदुस्तान में भी हो रहा है आस्ते आस्ते। हाँ, डीआरडीओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर, बिल्कुल क्योंकि गवर्नमेंट की है, उसके अंदर उसको अलग एक फायदा मिल जाता है जो अपना रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसके अगर जो भी R&D करते हैं वो आगे इनको प्राइवेट सेक्टर को देते हैं कि भाई इसको आप प्रोडक्शन में लाइए, देखिए क्या कर सकते हैं। तो 3-4 जो होते हैं उसके जो कंटेंटर, वो सारे वही प्रोडक्शन करते डीआरडीओ की तरफ से अब जिस तरीके से हाँ बदलाव किया गया है सर, मैं उसी का जिक्र कर रहा था जिस पे आप आए कि डीआरडीओ पहले से कितना विकसित हो गया है। और ब्रह्मोस का जहां तक आपने जिक्र किया है, अभी मैं देख रहा था कि आकाश मिसाइल के बारे में भी डीआरडीओ ने एक वीडियो जारी किया जिसको सभी लोगों ने सराहा। वो देखिए ना, वो वही आकाश मिसाइल से ही जो है इनका जो जो सिस्टम जो है अभी अभी जो ये जी 4 सेपरेट टारगेट जो इन्होंने एंगेज किए हैं, ये दुनिया में आज तक किसी भी देश से नहीं हुए हैं कि एक ही लॉन्चर से आप जो है उसको कंट्रोल करें 4 बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल टारगेट्स को। ये एक अपने में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, उपलब्धि है हमारी, कि हमारे जो जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे विकसितकार हैं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है पूरी की पूरी अपने बस में कर ली है। और बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो है हम ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक, दूसरा हमारे पास जो है लेजर सिस्टम जो है 2, ये जो चीजें हैं अब इसकी तरफ विकसित हो रहे जी हैं सारे, जी कि जी अब ऐसी चीजें बनानी है ताकि हम दुश्मन के घर में जाके उसको हम बिल्कुल ठीक कर सके। और अगर दुश्मन हमें अटैक करते हैं तो हमारे पास ये सारी मिसाइल सिस्टम भी है और हमारे पास अपना लेजर सिस्टम भी है, वो उससे हम उसको पूरा का पूरा जो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो भी आंख उठाता है सर, तो पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ हमने हमेशा देखा है, क्योंकि युद्ध के मैदान में सिर्फ
जंग में अगर आप जाते हैं तो मिसाइलों से या फिर बंदूकों से जंग नहीं जीती जाती, मनोबल से भी जीती जाती है, और भारत के पास दोनों चीजें हैं। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अनिल गौड़ जी ने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, अब हम कह रहे हैं कि भैया रशिया कई एडवांस टेक्नोलॉजी पे भारत के साथ काम कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी है जो भारत के साथ मिलकर काम भी कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर रहा है। अमेरिका का जिक्र करता हूं तो पिछले दिन खबर आई थी कि अमेरिका आर्म्स व्हीकल एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद होगी भारत में, और अमेरिका भी ऐसी कई टेक्नोलॉजी भारत को देगा। क्या ये इम्पॉसिबल है? क्योंकि कई सालों से, कई दशकों से हम टेक्नोलॉजी को लेने की बात कर रहे हैं, थोड़ी आई है लेकिन बहुत रह गई है। देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है जी, रशिया के साथ 2030 तक हमने मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यानी कि रशिया का कोई भी आइटम अगर हिंदुस्तान में बनेगा या हिंदुस्तान लेगा तो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, चाहे उसमें राइफल हो या T-40 कन्वर्टर टैंक। तो रशिया की टेक्नोलॉजी, अमेरिका जिसने हमको सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया था, आवश्यकता आविष्कार की जितनी होती है हमने खुद ही बना लिया। अब जब अमेरिका से बातचीत हुई तो हमने तेजस के लिए उससे जो इंजन लिया, उस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पहले एग्रीमेंट किया, यानी कि वो टेक्नोलॉजी भी आई। और हिंदुस्तान का ब्रेन में कोई कमी नहीं है सर। अभी क्या ये सच नहीं है कि हमने जो ड्रोन बनाया, अब दो तरह की कैपेबिलिटी होती है। एक तो ये कि हम दुश्मन के क्षेत्र में जाएं, अटैक करें और वापस आ जाएं, और दूसरा ये कि अपने ही क्षेत्र से स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में हम दुश्मन के क्षेत्र में अटैक करें। अब दुश्मन के क्षेत्र में जाने के लिए हमने स्टेल्थ ड्रोन का अभी परीक्षण किया है, जो स्टेल्थ है, यानी कि दिखाई नहीं देता, रडार में नहीं आता, वो जाए, अटैक करे और वापस आ जाए। ऐसे ही स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में आप देखिए कि जो हमारी मिसाइल है उसमें पृथ्वी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक बन चुकी है, अग्नि 6 बनने वाली है। इनके अंदर सब तरह की कैपेबिलिटी है। इनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील कर सकते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। मींस हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी काबिलियत है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। नाउ विद अमेरिका, विद रशिया, और विदाउट अमेरिका और विदाउट रशिया, इंडिया इज कैपेबल of taking care of its own defense and security requirement. That is what I feel. सर आज से ही नहीं, आज़ादी के बाद से भी जब हमने देखा कि चाहे 1962 का दौर हो, एयर डिफेंस के मामले में कितना आगे था भारत। हाँ, कहीं ना कहीं पहचानने में उसे गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत कभी कमजोर था। 62-67 कभी भी युद्ध हुआ। अब तो आपसे कई बार बातचीत हुई है इस मसले पर, हमने बातचीत की है टीपी त्यागी सर। अनिल गौड़ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि रशिया का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब रशिया के पास कई सारी मिसाइल हैं, SA-22 है, S-400 है, जैसी तो भारत बना भी रहा है। S-400 को लेकर पिछले बार भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन क्या SA-22 और उससे कई गुना जो मिसाइल हैं भारत के पास भी आगे आने वाले समय में होंगी? क्योंकि अब तैयारी नहीं हो रही है, अब जद्दोजहद हो रही है कि जल्द से जल्द उसे बना लिया जाए। अर्जी, देखिए ऐसा है, आपने जो बात कही जी, जो भारत के अंदर हमें अगर प्रॉब्लम पड़ी है, हमें पड़ी है पॉलिटिकल विल की जी। ये आप 47 से लेकर आज तक देख लीजिए, हमेशा पॉलिटिकल विल की कमी रही है। अगर आप कहें आर्म फोर्सेस या आप कहें कि हमारी और कोई जो है प्रणाली, चाहे वो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले लीजिए, चाहे आप DRDO ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, सब सक्षम थे इसके अंदर कि वो दुश्मन के दांत खट्टे कर दें और अगर चाहे तो दुश्मन के इलाके में जाकर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत जो वो थी हमें अपनी पॉलिटिकल जो विल की और पॉलिटिकल डायरेक्शन की। क्योंकि देखिए, बिना पॉलिटिकल विल, बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन के आर्म फोर्सेस भी कुछ नहीं करते। अब जो हमारी पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल डायरेक्शन, वो जो मिला है,
वो मैं कहूंगा 2014 के बाद में वो बड़ा एक क्लियर कट मैसेज है। एक, आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा, अगर कोई दुश्मन आंख उठा के देखेगा तो हम उसको घर में घुस के मारेंगे। तीसरा, हमारे जितने ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर ये रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको खत्म कर दिया जाएगा, पेरिश कर दिया जाएगा। इनके लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनको भी रिटायर कर दिया जाएगा। अब आप देखिए उसका असर क्या हुआ है। असर ये हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब जो है तेजस के लिए एक और खोल रहा है उसका जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, और जिसके अंदर वो अब तकरीबन 60 जो जहाज है साल के बनाएगा। कहाँ वो साल के अंदर 1-2 जहाज बनाता था, अब वो 60 जहाज जो है बनाने के ऊपर है। इसके साथ साथ वो बाकी ओवरऑलिंग फैसिलिटी भी कर रहे हैं। बाकी आपको जो अभी आपने जो रफेल और जो जैगुआर वगैरह जो आपके पास है ऑलरेडी पुराने, और जो रफेल जो नया है उसके भी वो जो सिस्टम्स कर रहा है, और उसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के भी वो रिसर्च कर रहा है और उसके अंदर नक्शे बना रहा है। इसी हिसाब से आप मिसाइल में ले लीजिए, वहां पे भी यही हाल है। वो सारा का सारा देखिए, कोई भी देश जो है आज के युग के अंदर जब तक उसके पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो दूसरे देश को, चाहे वो 2000 किलोमीटर पे है, चाहे 5000 किलोमीटर पे है, चाहे 10,000 किलोमीटर पे है, जब तक उस देश को अपनी मिसाइल से नहीं निशाना बना सके तब तक वो देश जो है उसको सक्षम नहीं मानते। बिल्कुल सही, उसको बिल्कुल वो एक वर्ल्ड पावर नहीं मानते, और हिंदुस्तान ने वही कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप नेवी देख लीजिए जी। नेवी के अंदर अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास आ गए। तीसरा, जो बड़ी पहले पीछे डिबेट चलती थी कि जी पैसा नहीं है, ये नहीं, अब उसका भी सैंक्शन आ रहा है कि भाई तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए। उन्होंने कहा चाहिए, नेवी ने कहा चाहिए, उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपको देंगे। चीज ये होती है कि एक पॉलिटिकल विल की बात होती है जी। उस देश की पहले तो हमें एक अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, हमारे हम जो कहते हैं ना, हमारी जो एक डिफेंस स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी है क्या, हम क्या करते हैं और कैसे करेंगे, ये जो है पहले फाइनलाइज होनी चाहिए। और उसके बाद में ये पर्कुलेट करके आर्म फोर्सेस को और बाकी जो प्रणाली है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट वगैरह को सबको मिलनी चाहिए कि भैया ये हमारे एम है, ये हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम ऐसे 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 करके हमें करना है, और आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। फिर आप देखें कि हमारा देश जो है, जैसे आज हम बात करते हैं, देख लीजिए अमेरिका की या रशिया की या चीन की, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। आपने देख लिया है, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अफसर हैं, जवान हैं, वो अगर नहीं भी हथियार होते तो अपने हाथों से, अपनी खुखरियों से, बेनेट से वो दुश्मन का पस्त कर देते हैं। और वो हमने देखा। इसलिए सर मैंने आजादी से लेकर अब तक की बात की है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब कि ये 2000 आजादी से आपकी बात ठीक है, पर उसके बाद 2014 के बाद और अब तक, क्योंकि 14 के बाद एक पॉलिटिकल थॉट में बिल्कुल फर्क आया है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर फर्क आया है, जो पहले नहीं थी। आप देखिए उससे पहले क्या था कि ये, मैं तो हैरान था ये भी सुन के कि जी हम तो सचिन के ऊपर भी एक समझौता करने लगे हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी, आप जो है आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, हम सारे विड्रॉ कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या करना था, वो तो उधर आगे बैठ जाता। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि हमारा जो एक सरहद के ऊपर हमको कैसे करना है, ये चेंज 2014 के बाद ज्यादा है। यानी समय थोड़ा सा बदला है। मैं आपके पास आ रहा हूं टीपी त्यागी जी, क्या वाकई रक्षा क्षेत्र में पॉलिटिकल थ्योरी अब फिट बैठ रही है? क्योंकि कई चीजें हमने देखी, मैंने 2+2 डायलॉग का जैसे जिक्र किया अमेरिका के साथ, कई ऐसी चीजें हैं, रशिया, अमेरिका, कई देशों के साथ हम बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठती थी। अब ऐसा हो रहा है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जी एक जमाने में हमारे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बना रहे, पुल नहीं बना रहे, कलवर्ट नहीं बना रहे, एयरफील्ड नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो बना लिए तो चाइना आएगा और उनका इस्तेमाल करेगा। कितना शर्मनाक ये एटीट्यूड था। यानी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप नहीं कर रहे कि हमको डर लग रहा है
कि चाइना आके उनका इस्तेमाल कर ले। ये पॉलिटिकल थॉट था एक जमाने में। आज के जमाने में जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि हम डिफेंस का हर आइटम बाहर से ही क्यों खरीदे, हम अपने आप क्यों ना बनाए। एक पॉलिटिकल बिल शुरू हुई, जैसे बिल्कुल कैप्टन अनिल गौर ने ठीक कहा, और कहा गया कि अच्छा 200 आइटम ऐसे हैं डिफेंस प्रोडक्शन के जिनके इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी। फिर कहा गया 500 आइटम ऐसे हैं। फिर तो एक लड़ी लग गई, आज 100 आइटम को रोक दिया, 150 को रोक दिया। यानी कि एक मजबूरी हो गई। और जैसे आपने कहा कि अब ये तैयारी नहीं, अब ये ताबड़तोड़ तुरंत आवश्यकता है। तो जब लोगों ने देखा कि हम बाहर से इन आइटम को इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो खुद बनाना शुरू कर दिया। और खुद बनाना शुरू करने में अब एयरक्राफ्ट कैरियर का बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के सारे देश नहीं बना पाते। हम उन 5 देशों में शामिल हो गए जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। ऐसे ही हमने एयरक्राफ्ट हम नहीं बनाते थे। हमारा तेजस प्रोजेक्ट आज से नहीं, एक लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब आके उसको चालू किया गया तो हमारे स्क्वाड्रन पढ़ने शुरू हुए। और अब आप देखना बहुत जल्दी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में भी हिंदुस्तान दूसरे देशों की बराबरी में आ जाएगा। बिल्कुल। अभी आपने समर की बात की, अभी आपने स्टेल्थ ड्रोन की बात की, और अभी जो हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे K9 है, आर्टिलरी की है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। यानी कि हम कुछ क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में ज्यादातर कंट्रीज के पास कोई काबिलियत नहीं है। और तो और क्या हमने एंटी सैटेलाइट नहीं बना लिया, यानी कि स्पेस के अंदर भी हम किसी सैटेलाइट को दबा कर सकते हैं। क्या हम चंद्रयान पे नहीं गए, क्या हम मंगल पर नहीं गए। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडिया कैन डू एवरीथिंग। इट वाज ओनली ए लिटिल पुश एंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड व्हिच द आर्मी एंड द DRDO आर गेटिंग नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनिल गौर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब मैं अगर दुनिया का जिक्र करता हूं तो चाइना सबसे सुपर पावर देश बनना चाहता है। चाइना का बजट भी आप देखिए, रक्षा क्षेत्र में कितना बजट उसने, अभी हाल ही में खबर आई थी। अमेरिका का तो हम जानते ही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है एयर डिफेंस सिस्टम का अगर मैं जिक्र करूं, या फिर हर चीज़ों का मिसाल या अन्य चीज़ जो हम बना रहे हैं, क्या हम 95% तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि पहले 10% था, लेकिन 10% से बढ़ते बढ़ते अब 60 हो गया है। क्या 95 लगने में काफ़ी टाइम लग जाएगा या उसके लिए बस थोड़ा ही समय? आप तो 95 में रुक गए हर्ष जी। हम तो कह रहे हैं 100%, 110% करेंगे हम जी। ये देखिए, ऐसा है, मैंने जैसे बताया कि जब तक आपको गो हेड सिग्नल नहीं मिलता, और वो आपको मिलना होता है पॉलिटिकल क्लास से, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है हमारा। तो उसके अंदर जो सबसे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर। उससे डिसीजन लेना होता है क्या करना है, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह जो उन्होंने करनी। अब अगर वो भी नहीं काम करेंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। हमारे पास देखिए इंजीनियर्स हैं हमारे, आप देखिए दुनिया के अंदर आप अगर जितनी टॉप 100 फॉर्च्यून 100 कंपनी देख लीजिए, उसके अंदर 50% से ऊपर जो है, मेरे ख्याल तकरीबन 50 नहीं 60% से ऊपर जो है वो इंडियन CEO हैं वहाँ जी। इसका मतलब कैपेबिलिटी है ना हमारे लोगों के पास। काम कितने लोग कर रहे हैं वहाँ पे, देखिए सॉफ्टवेयर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, सब चीजों पे काम कर रहे हैं वो। इसका मतलब कैपेबिलिटी है। हमारे देश में क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे देश में हमने अलाउ ही नहीं किया कि ये काम करने के लिए, हमने उसको बंद करके रखा। क्यों रखा वो अलग बात है। और हमने इंपोर्ट करते रहे कि हाँ जी हम जाएंगे जी, हमें आज पिस्टल चाहिए, हम पिस्टल ले जाएंगे जी। अच्छा कुछ चीजें लाओ जी, टेंडर निकालो, गन चाहिए जी, गन के लिए निकालो टेंडर, टैंक चाहिए। अभी आप देखो लाइट टैंक जो है, जो चाइना ने लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया, वो भी हिंदुस्तान का प्रोटोटाइप तैयार हो गया और उसकी ट्रायल चल रही है। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ मैं कहूँगा महीनों के अंदर, वो आपका जो टैंक है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो एक बार ट्रायल्स पास हो कर लेगा, उसका वो उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो फौज के लिए शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है ये तब होती हैं जब आपको एक पॉलिटिकल पुश मिलती है। और आज की डेट में
आप कहते हैं 95, मैंने आपको कहा ना 110%। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे जो है पॉलिटिकल विल भी है और हमारे लोगों के अंदर तो ऑलरेडी तैयार थे, क्योंकि इतने केपेबल स्टार्टअप्स, आप देखिए कितने स्टार्टअप्स हुए हैं, हजारों के तौर पे स्टार्टअप हुए। और स्टार्टअप कहाँ हुए? ड्रोन के अंदर, हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे दूसरे जो बैलिस्टिक्स के अंदर, हमारे जो एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे हैं उनके अंदर, मिसाइल्स के पुर्जों के अंदर, ये टैंक्स के पुर्जों के अंदर, हर चीज के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर अब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। जो आपने बात की, मैं ये कहूंगा कि 95% जो है वो प्राइवेट सेक्टर बनाए, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर रहा। हाँ, 95% के बजाय 100% मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस में। ये एक बहुत बड़ी कहावत है। और हमारा देश क्यों पीछे रह गया कि जब साउथ कोरिया ने भी इंडिपेंडेंस हमारे बाद ली, सब कुछ वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने वो बिजनेस के अंदर कूद गई, तो थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अब जो उसको छोड़ दिया है, अब उनको फ्री कर दिया है, अब उनको कहा है कि आप करिए, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। आप देखिए किस हिसाब से चल रहा है। और अब जो ये मसौदा हुआ है ये जी इंजन का, जो हमारे तेजस मार्क 2 के लिए, इसके साथ में हमारा जो फ्रांस के साथ भी चल रहा है, इटालिया के साथ, इटली के साथ भी चल रहा है, कि उनके इंजन भी है। क्योंकि हम जो है अब सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी जो है जो इन क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी रह गई है, वो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं बात करूं अब वॉर सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन इस वक्त चल रही है दुनिया के अंदर, टीपी त्यागी जी हम देख रहे हैं, एक सवाल आपसे इस पे ले लेता हूं। 100% की जो बात हो रही है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो सिचुएशन दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं उसमें क्या भारत सही कर रहा है? पहला आत्मनिर्भर, दूसरा सभी देशों के साथ बैलेंस बनाना, तीसरा बातचीत, चौथे हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, अब 2-3 महीने में मीटिंग्स हो जाती हैं। तो क्या भारत पूरी तरीके से वो माहौल तैयार कर रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत की तरफ कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा देश हो, आंख उठाकर ना देख पाए? देखिए, एम तो यही है, एम तो यही है कि भारत की तरफ कोई आंख उठा के ना देख पाए। जी। भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम विचारों के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं। हमको ये भी देखना होगा कि क्या हम उन देशों के खिलाफ जो हमारे दुश्मन है, खासतौर पे पाकिस्तान और चाइना, क्या हम उनकी बराबरी तक पहुंच पाए हैं? क्या हम फायर पावर में हमारी चाइना के इक्विवेलेंट है? सर, ऐसा अभी नहीं है, ऐसा अभी नहीं है। हर चीज के अंदर लिमिटेशन है। अब हम एक साइड की बात करते हैं, जैसे आज हमने समर के ऊपर डिस्कशन शुरू किया। समर के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो इंफ्रारेड होमिंग करता है। इंफ्रारेड होमिंग का मतलब ये है कि हर वो एरियल ऑब्जेक्ट जो हीट छोड़ता है, उसकी हीट को इंफ्रारेड सीक कर लेता है और उसके पीछे लग जाता है। लेकिन अगर वही हेलीकॉप्टर फायर फ्लेयर्स कर दे तो इंफ्रारेड होमिंग बेकार हो जाती है। ऐसे समय में हमको फिर रडार का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि हर हथियार जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे हमने एंटी सैटेलाइट बनाया और हमने कहा कि हम दूसरे सैटेलाइट को, एनिमी सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कहाँ? केवल लो अर्थ ऑर्बिट में। चाइना के पास इससे कहीं ज्यादा नंबर्स में और कैपेबिलिटी में है। ऐसे ही जो हमारे आर्टिलरी सिस्टम है, जो हमारे टैंक है, वो नंबर में तो कम है ही, लेकिन क्वालिटीज के अंदर भी, फायर पावर के अंदर भी आज की तारीख में भी कम है। इट मीन्स कि जो हमने अचीव किया है वो अच्छा अचीव किया है, लेकिन इसमें कांस्टेंट बढ़ोतरी की आवश्यकता है। क्या हमारे पुराने समय में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर था? क्या पुराने समय में तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर था? नहीं था। अब किया गया। तो ये चीजें डेवलप तो हो रही हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होती। पर ये भी सच है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक दफा सफलता मिलनी प्रारंभ हो तो फिर वो तेज गति से आगे बढ़ती भी है, और जो सिलसिला इस समय चल रहा है। अब हिंदुस्तान ने अपना एक रुख अपनाया हुआ है कि वी विल बैलेंस। जब कोविड का समय था, अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद हमने
रशिया से तेल खरीदा। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद हमने S-400 सिस्टम लिया। रशिया के लाख मना करने के बावजूद हम अमेरिका के साथ क्वेड के अंदर शामिल हुए। यही तो और बदलाव है सर। हाँ। फिर जब G20 हुआ तो उसमें अमेरिका भी और पूरे देशों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सिग्नेचर कराए। और जो हमारी और इजराइल की सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद से जुड़ना, वेस्ट एशिया में ये कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी जगह, किसी भी समय एक्सेप्टेबल नहीं है और जो देश इसका समर्थन करे उनको भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। और सबने उस पर साइन किए। तो ये भारत के एक बैलेंस्ड एटीट्यूड का नतीजा है। और यही कारण है कि आज की तारीख में लोग जो पहले भारत को सफेरों का देश बोलते थे, आज वो भारत को आमंत्रित करने लगे हैं कि हमारे विपक्षों को समझाने के लिए आप ही सामने आइए। तो ये भारत का एक बढ़ती हुई ताकत है, कद है। और उसमें योगदान यहाँ के लोगों का भी है। ऐसा नहीं है कि कितने भी बढ़िया लीडर हो, लेकिन क्या अगर उस देश के लोग अच्छे नहीं हैं तो वो काम कर पाएंगे? तो मीन्स ये पूरे देश का, ये हमारे प्रधानमंत्री का भी एक सम्मान की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बदलाव बेहद जरूरी है और जो बदलाव हमने देखा है उसकी तारीफ भी करनी होगी। इसी से जुड़ा अनिल गौड़ जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, क्योंकि अब ये कहावत नहीं कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा है बहुत की जरूरत है, और वो रक्षा क्षेत्र में है। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी उसके अंदर बड़े लकूनेत हैं, बड़े गैप्स हैं हमारे पास। अगर आप देख लीजिए लॉजिस्टिक्स के तौर पे देख लीजिए, उसके अंदर हमें बहुत चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए जो सिर्फ अपनी डिफेंस की गाड़ियाँ हों। क्योंकि अभी जब इस्तेमाल करनी होती है तो हम कई बार सिविल सेक्टर से भी गाड़ियाँ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, बड़ा हर चीज़ में गैप्स हैं। वो गैप्स देखिए एक दिन में पूरे नहीं होंगे, जैसे त्यागी साहब ने कहा, एक दिन में पूरे नहीं होंगे। आप देखिए 70 साल आपने कुछ नहीं किया, 70 में छोड़ दीजिए, मैं कहूँ 60 साल आपने कुछ नहीं किया, अब आप 10 साल में कह रहे हैं जो हमने 60 साल में नहीं किया हम अभी कर लें, वो भी मुश्किल है ना। टाइम आने पे अभी ये आने और 5-10 साल के अंदर हम इसमें सक्षम हो जाएंगे। और मेरे को यकीन है कि देखिए जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी, क्योंकि देखिए डिफेंस के लिए पैसा खर्चना या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्चना वो तभी हो सकता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो जी। आज भारत 5वें नंबर पे है और आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि 3रे नंबर पे होगा। तो इसका मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनेगी, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी आपके पास पैसा होगा डिफेंस के लिए भी खर्चों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खर्चने के लिए। पहले ये स्थिति नहीं थी। तो जब ये हर चीज देखिए, हर चीज कंबाइन होती है तो इसको कहते हैं गवर्नेंस। क्योंकि आपकी गवर्नेंस क्या है? आपकी गवर्नेंस यही है कि भाई आप अपने आप को आत्मनिर्भर करें हर तरीके से। आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक हो, आपका इकोनॉमी ठीक हो, आपके एक्सपोर्ट्स ठीक हो, और सबसे बड़ी बात आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो सबके साथ में सही हो। और आज दुनिया के अंदर मैं कहूंगा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हर कंट्री के साथ बिल्कुल सही है। ऐसा कोई देश नहीं है जो ये कहे कि भारत के साथ हमारा कोई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो हमारे 2 पड़ोसी हैं, उनके साथ तो अब भगवान जाने वो कब वो ठीक होंगे। तो मेरे को लगता है कि उनको जब तक उनको भगवान ही उनको कोई समर्थ देगा, कोई वो ज्ञान देगा कि भाई जो नेबर है, नेबर के साथ ऐसा नहीं करते, तब तक वो नहीं मानने वाले। खैर चलिए, पर ये है कि मैं आपको ये यकीनन कह सकता हूँ कि अगले आने वाले 5-10 साल के अंदर आप देखेंगे जब तक हमारी इकोनॉमी जो हम 3rd पैदा इकोनॉमी में अपने आप डिफेंस और बाकी जो उसमें निर्भरता के अंदर पूरे सक्षम होंगे। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समर मिसाइल की बात त्यागी साहब ने की, जो हमारी समर 2 बन रही है, जो समर 2 जो है जो 4.5 मैक के ऊपर चलती है, उसके अंदर एक्टिव रडार होमिंग है विद इंफ्रारेड, दोनों चीजें हैं। तो वो जो एक कमी थी कि सिर्फ उसके अंदर इंफ्रारेड है, वो उसके अंदर आ दी गई है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलाव हुआ है, बदलाव किया गया है और आगे आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में बदलाव होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, आपने समय निकाला श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़े। कैप्टन अनिल गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला। फिर जरूर मुलाकात होगी, डिफेंस टॉक में हम जरूर बात करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। तो खास मेहमान जुड़े थे और हम बता रहे थे कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। बात समर मिसाइल की हो रही थी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम मिसाइलों को बना रहे हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आगे आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा और दुनिया भारत की ताकत को देखेगी, जैसा हमारे खास मेहमान बता रहे थे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी श्रेष्ठ भारत पर। डिफेंस टॉक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, कोई नया मुद्दा होगा और आपको बताएंगे कि भारत कैसे मजबूत हो रहा है। मुझे यानी हर्ष भारद्वाज को इजाजत दीजिए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।